प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कतिपय दिन बार बार राजा के राज दरबार के बाहर चक्कर काटने के पश्चात इनको सुअवसर मिला दंडाधिकारी के द्वारा कि राजा के पास जाकर अपनी समस्या का निराकरण कर सके। पर राजा ने भी उनकी कहानी सुनी तो कहानी सुनकर वे उनका उपहास करने लगे, हंसी रोक नहीं पाए। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लेकर आए हैं और मुझसे कह रहे हो कि न्याय करो। अरे कौन विश्वास करेगा एक काष्ठ की मूर्ति के अंदर कोई उसको जीवंत कर दे? अविश्वसनीय बात है। चले जाओ तुम यहां से, क्यों मेरा समय व्यर्थ के अंदर बर्बाद कर रहे हो? विद्वत वर्य वेद प्रकाश ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, क्या आपको लगता है कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं या हम आपका समय जो कीमती है उसका हम नाश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। यह संसार विचित्र और विविध बातों का भंडार है। ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिसके ऊपर की विश्वास करना असंभव सा भी होता है। पर यह प्रकृति है, यहां सब कुछ हो सकता है। उस परम पिता परमेश्वर की लीला को कोई नहीं जानता है। महाराज, आपके दरवाजे के ऊपर, आपके द्वार के ऊपर हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। हमें विश्वास था कि हमारा जो द्वंद्व है, हमारा जो झगड़ा है, महाराज समीचीन न्याय करके समाप्त कर देंगे। पर हमें निराशा हो रही है। आप ही हमारी बात को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? राजा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम 3 दिन के पश्चात राजसभा में आओ, मैं समीचित न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। राजा से इस तरह की वार्तालाप करके बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि चलो अब हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। 3 दिन के पश्चात चारों मित्र अनामिका के साथ आते हैं। महाराज मन ही मन सोचते कि आज मेरे सभा के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, आज इनकी भी परीक्षा हो जाएगी और इनको समीचीन न्याय मिल जाएगा। देखता हूं कौन कितने पानी में है, ये क्या न्याय करते हैं। राजा ने वेद प्रकाश ब्राह्मण को इंगित करते हुए कहा कि आप अपनी बात सुनाइए। संक्षिप्त में राजा ने अपने समस्त सभासदों को उनकी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर लोग हंसने लगे। ये कैसे संभव है? राजा ने चारों मित्रों की अपनी अपनी बात रखने की या प्रस्ताव रखने के पश्चात कहा कि तुम्हारा पक्ष रखो। चारों मित्रों ने अपना अपना अधिकार जताते हुए कहा कि ये तो मेरी ही पत्नी होनी चाहिए। समस्या बड़ी विकट थी। राजा ने अपने मंत्रीगण, सामंतगण, विद्वत वर्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे दरबार के अंदर ये आए हुए हैं न्याय की मांग करने के लिए और हमारे यहाँ से अन्याय नहीं होना चाहिए। समीचीन उत्तर आज का परिप्रेक्ष्य देखते हुए इस अनामिका का पति कौन होना चाहिए? सभी दृष्टिकोणों से विचार करो। एक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, आजकल तो स्वयंवर का प्रचलन चल रहा है, प्रथा चल रही है। अनामिका से कहो इन चारों में से जो भी सुंदर है, जो भी योग्य है, जो भी उसे खुश रखेगा, उसके गले में वरमाला डाल दे, झगड़ा खत्म। राजन बोले कि ये काम ये भी कर चुके हैं। अनामिका बीच में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो महाराज जो न्याय करेंगे वो मुझे मंजूर है।
समस्या फिर से खड़ी हो गई। स्वयंवर भी अब हो नहीं सकता है, निर्णय विद्वत वर्यों को ही करना है। जटिल समस्या थी, सब सोच में पड़ गए कि अब क्या जवाब दे। आखिर बड़े बड़े विद्वानों ने एक मत होकर कहा, इसके मां बाप का पता नहीं है, इसके कुल का पता नहीं है, इसका कोई परिवार का सदस्य नहीं है, तो ऐसे हम किस वर्ण के व्यक्ति के साथ में इसका विवाह करें? एक स्वर्णकार है, एक काष्ठकार है, एक ब्राह्मण है, किसके साथ करेंगे? क्योंकि वर्ण का भी विवाह के अंदर मैच होना जरूरी है। समस्या बढ़ती चली जा रही थी और निराकरण कुछ भी नहीं निकल रहा था। राजा भी दुविधा में पड़ गया। राजा ने आखिर कहा कि देखो, इनकी कहानी एक तरफ छोड़ो। बीच में ही एक ने जब कहा था तो प्रत्युत्तर में राजा ने कहा कि महाराज, ये कैसी अनहोनी है। पहली बात तो किसी भी काष्ठ की मूर्ति के साथ में लग्न नहीं हो सकता, और ये झूठी बात है, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा इसमें नहीं कर सकता। आज हम विज्ञान के ज़माने में हैं और ये ढकोसले वाली बातें हजम नहीं होती। राजा ने कहा कि भाई, समस्या क्या है, शादी किसके साथ होएगी? ये 4 दोस्त है, मित्र है, और यह कन्या है। ये काष्ठ की थी या नहीं थी, इसमें हमें नहीं जाना है। ये स्त्री है, एक स्त्री है, और इसको दावा करने के लिए 4 पति इसके सामने खड़े हैं। समस्या इनकी यह है, एक कहता है कि मैंने इसे जीवन दान दिया है, एक कहता है मैंने इसको निर्माण किया है, बनाया है, तीसरा कहता है कि मैंने इसको वस्त्र पहना है, और चौथा कहता है कि मैंने इसको आभूषण धारण करवाया है। अब इन चारों में से कौन योग्य है, हमें यह परीक्षा करनी है, हमें इसका न्याय देना है। ये काष्ठ की थी, फिर इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये हम नहीं मानते, इस बातों में हमें जाना ही नहीं है। चारों में से ये हकदार कौन है इस अनामिका का, इसका उत्तर हमें ढूंढना है। बहुत सोच विचार किया, पर कोई भी समीचीन उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाया। आखिर निराशा हाथ लगी। विक्रमादित्य अपनी बात को दोहराते हुए, तृतीय प्रहर खत्म होने आ रहा था, सभी स्तब्धता के साथ निशब्द हो चुके थे। उन लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन इसका असली हकदार है, किसके साथ इसका विवाह होना चाहिए। इसी उलझन के अंदर उलझे हुए थे। विक्रमादित्य ने घटकुंभ से कहा कि हे कुंभ कलश, वो राजा तो समीचीन उत्तर दे ही नहीं पाया, न्याय कर ही नहीं सका। अब तुम ही बताओ, अनामिका का लग्न किसके साथ होना चाहिए? असली हकदार कौन है? कुंभ कलश ने अपना मुंह खोला और कहा कि हे भद्र पुरुष, मैं भी बड़े ध्यान से आपकी ये कथा सुन रहा हूं और मैं भी सोच में पड़ गया हूं, पर मैं सही जवाब दूंगा, क्योंकि संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ वही व्यक्ति होना चाहिए जिसको कि अनुपम सुंदरी वरण करे, और वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जिसके अंदर कुछ करने की ताकत होती है, उसी का वरण करना चाहिए। मेरी दृष्टि में ये जो मूर्ति बनाने वाला है काष्ठ शिल्पी, इसको कोई हक नहीं है उसके साथ विवाह करने का, क्योंकि मूर्ति तो कोई भी बना सकता है। वस्त्र शिल्पी, कपड़े तो कहीं से भी मिल जाएंगे, कोई भी खरीद कर दे देगा, कोई भी पहना देगा, वो भी हकदार नहीं है। स्वर्णाभूषण तो घर परिवार के अंदर
जो परंपरागत मिलते हैं वो हम पहनते हुए चले आते हैं। असली हकदार यदि आप मुझे पूछ रहे हो तो ब्राह्मण देवता है, क्योंकि उन्होंने निर्जीव के अंदर जीव डाला है। ये काम इतना आसान नहीं है, और यही कारण है कि राजा भी हंसने लगा कि कैसे संभव है। अरे असंभव को संभव बनाने वाले यदि कोई है तो ब्राह्मण देवता है। और मेरे हिसाब से जब उन्होंने इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की, संसार के अंदर वो लाए हैं, तो उसका उपभोग भी उन्हें ही करना चाहिए। इसलिए जहां तक मेरी बुद्धि दौड़ती है, ब्राह्मण ही सच्चे हकदार है उस अनामिके के साथ में विवाह करने के लिए। इतना सुनना ही था। राजकुमारी लीलावती क्रोधाभिभूत हो उठी। वेताल सावधान था, तुरंत वहां से निकलकर विक्रमादित्य के पास आ गए। अपनी चरणों की ठोकर से ही लीलावती ने उस घट को फोड़ दिया। पानी चारों तरफ बिखर गया और कहने लगी, यह मिट्टी का कलश भी मिट्टी जैसी बुद्धि रखता है, इसमें अच्छी बुद्धि आ ही नहीं सकती है। सोचने समझने का ज्यादा इसके दिमाग में है ही नहीं कुछ। आखिर मिट्टी है ना, मिट्टी की औकात ही क्या होगी सही निर्णय लेने की। विक्रमादित्य ने कहा, महारानी जी आप इतना क्रोधाभिभूत क्यों हो रही हो? गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता है। हमारे विचारों को, सद्विचारों को गुस्सा ही कुंठित करता है। आपको यदि उसका निर्णय पसंद नहीं है, सही नहीं लगता है, तो सही क्या है आप बोलिए, आप बताइए। राजकुमारी लीलावती कहती है, काष्ठ शिल्पी इसका पति कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मूर्ति तो कोई भी बना सकता है। वस्त्र शिल्पी भी वस्त्र अपना भाई पहनाता है बहन को, चुनरी भाई पहनाता है, उड़ाता है अपनी बहन को। इसलिए भाई बहन हुए वस्त्र शिल्पी और अनामिका। और कोई भी सभ्य समाज के अंदर भाई बहन का विवाह कभी नहीं हो सकता है। एक लांछन है यदि ऐसा होता है तो। इसलिए वस्त्र शिल्पी को यह हक नहीं मिल सकता। ब्राह्मण देवता जिन्होंने भी इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की, प्राणों को फूका, जीवन दान दिया, जीवन दान देने के साथ साथ वो उसके गुरु भी थे। उन्होंने इसकी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण इसका प्रशिक्षण उन्होंने किया, और सृष्टि का निर्माता पालनहार पिता तुल्य होता है। तो ब्राह्मण देवता से लग्न करने का तो सवाल ही नहीं आता। बचे सिर्फ स्वर्णकार, और स्वर्णाभूषण पति के घर से ही पत्नी के लिए आते हैं। यहां तक कि सगाई भी होती है तो पहले पति के घर से रिंग सेरेमनी की आजकल जो प्रथा है हमारी, पहले तो नहीं थी ये, वो अंगूठी भी पहले पति के यहां से आती है, फिर पत्नी भी उसे पहनाती है। एक दूसरे का, पति पत्नी का जो गहरा रिश्ता है उसकी शुरुआत आभूषण से होती है। और इस स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषणों से उसे सुसज्जित किया। सचमुच में यही उसका पति बनने का हकदार है, सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए। राजकुमारी की बात सुनकर विक्रमादित्य गदगद हो गए, पर इधर राजकुमारी लीलावती का मुंह मलिन सा हो गया। मुख कमल के ऊपर जो कांति थी वो फीकी हो गई। उसे एहसास हुआ, मैं तो तीसरी बार भी बोल गई, और यह पुरुष सचमुच में अद्भुत है। इस तरह की कहानियां लेकर आता है कि मुझे बोलने के लिए विवश होना ही पड़ता है। रात्रि का तीसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। अब मैं क्या करूं? 3 बार मैं हार चुकी हूं, अब एक ही बाजी मेरे हाथ में है। अब मैं किसी भी हालत में
अपना मुंह नहीं खोलूंगी। आज तक की जो मेरी जीत है हार में बदल जाएगी, हार में तब्दील हो जाएगी। पर यह पुरुष बोलने को कैसे क्या विवश करता है। कभी निर्जीव दीपक को बोलने को बोल देता है, कभी पुष्प पात्रों को उनके साथ में वार्तालाप करता है। आप अभी जलकुंभ के साथ बातें कर रहा था, ये लोग भी इसके साथ बोलने लगते हैं। मैं तो स्त्री हूं, ये निर्जीव व्यक्ति को भी बोलने को विवश कर देता है। मैं भी विवश हो रही हूं, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। उद्विग्न हो चुकी थी। खैर, ढोल नगाड़ा बजाया गया, स्नेही सखियों ने बजाया ढोल, लीलावती बोली तीसरा बोल। जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। नगर के सभी लोग हर्षित हो गए कि आज तो लीलावती बोलती जा रही है। और आया हुआ जो भी पुरुष है सचमुच में बहुत विचक्षण है, बहुत बुद्धिमान है। लोग वार्तालाप करने लग गए थे। इधर सखी सहेलियां जो बैठी थी, परिजन जो बैठे थे लीलावती के, वे भी मन ही मन हर्षित हो रहे थे कि आज तो लीलावती की हार में भी जीत है, क्योंकि इसके जैसा योग्य पुरुष आज तक हमने भी नहीं देखा। लीलावती के तो भाग्य खुल जाएंगे। दोस्तों, आगे चौथी बार, अंतिम बार रानी सचमुच में लीलावती बोल पाती है या नहीं बोल पाती है। शर्त रानी हारती है या नहीं हारती है। क्या विक्रमादित्य को जेल खाने में जाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हमारे भी मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रहे हैं। सुनते हैं अगले भाग के अंदर। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिदिन की इन कहानियों को आप फॉरवर्ड करते जाइए, लोगों को तक पहुँचाते जाइए, सुनाते जाइए। हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है ये। ऐसी अद्भुत कहानियाँ बार बार हमें सुनने को नहीं मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।